Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और ये हमारी पार्ट 8 वीडियो है। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था एपोप्लास्टिक पाथवे एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे, तो उसे कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन रूट्स ऑकर वाया एपोप्लास्ट पाथवे। हमने देखा था जब रूट्स में वाटर एंटर करता है थ्रू एपिडर्मिस तो वो एपोप्लास्टिक पाथवे आपका फॉलो करता है। एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से टिल एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में जहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाती है वहां से अब आपका वाटर सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो करता है। हमने देखा कि कॉर्टिकल सेल्स जो हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, तो वो कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करते ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो एपोप्लास्टिक पाथवे से आपका जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल थ्रू द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ प्लांट। तो वाटर एपोप्लास्टिक पाथवे के बाद सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो करता है, जहां पे वो एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में एंट्री करता है बाय प्लाज्मोडेस्माटा। तो जो वाटर है वो सिम्प्लास्टिक पाथवे से मूव कर रहा है, मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करता है एंड इट रीच द जाइलम। जैसा हमने देखा था पेरिसाइकल के बाद आपका जो पोर्शन आता है दैट इज स्टेले, जहां पे आपके वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं। तो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट लेयर इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक। तो जो रूट की इनर लेयर्स हैं वहां पे सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट होगा इन द एंडोडर्मिस, और ये एक अकेला तरीका है जिससे वाटर और दूसरे सॉल्यूट्स हमारे वैस्कुलर सिलेंडर या वैस्कुलर बंडल्स में एंटर करते हैं। यंग रूट्स में जो वाटर है वो डायरेक्टली एंटर कर जाता है इनटू द जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकियर्स। जो नॉन लिविंग कंडक्ट्स है मींस नॉन लिविंग जो पार्ट्स हैं वहीं पे आपका एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कुछ प्लांट्स में एडिशनल स्ट्रक्चर होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं आपके प्लांट्स के साथ, जो हेल्प करते हैं प्लांट को टू हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन। तो जैसे माइकोराइजा हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड द फंगस। तो जो फंगल फिलामेंट्स होते हैं जो नेटवर्क फॉर्म करते हैं, तो नेटवर्क ऑफ फंगल फिलामेंट्स इज नोन एज हाइफे। तो ये बहुत ही ज्यादा आपके सॉइल में पेनिट्रेट करते हैं और हेल्प करते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया सो एज टू एब्जॉर्ब द मिनरल आयंस एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल इन लार्जर वॉल्यूम। तो ये जो फंगल कंपोनेंट है ये मिनरल एंड वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं रूट्स को। इन टर्न जो रूट्स हैं वो प्रोवाइड कर रही है शुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड टू माइकोराइजा। तो ये एक तरह का म्यूचुअल रिलेशनशिप है बिटवीन द फंगस एंड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, जिसकी हेल्प से जो फंगस है उसे एक जगह मिल रही है रहने के लिए प्लस फूड मिल रहा है, और उसके बदले में जो फंगस है वो आपके रूट को आपके प्लांट को प्रोवाइड कर रही है वाटर एंड मिनरल्स। तो इसी तरह से कुछ प्लांट्स का ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है विद माइकोराइजा। ऑब्लिगेट एसोसिएशन मींस कंपलसरी है, ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। फंगस को प्लांट की रूट्स की जरूरत है और प्लांट रूट्स को ये फंगल एसोसिएशन की जरूरत है वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया है, आपको नीट में भी पूछा गया था कि जो पाइन सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो सकते विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लांट को जर्मिनेट होने के लिए भी माइकोराइजा की जरूरत है। तो ये एक ऑब्लिगेट एसोसिएशन या म्यूचुअल रिलेशनशिप है बिटवीन फंगस एंड द रूट्स ऑफ प्लांट। नेक्स्ट टर्म आता है रूट प्रेशर। तो जैसे जैसे आयंस एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द सॉइल एक्टिवली एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द वैस्कुलर टिश्यूज। तो जो भी आपके वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम द सॉइल टू द रूट्स एंड टू द अपर पार्ट ऑफ प्लांट, तो वैसे वैसे इंटरनल जो प्रेशर है जाइलम में वो इंक्रीज होता है। तो ये जो पॉजिटिव प्रेशर है इनसाइड द जाइलम इसे हम रूट प्रेशर कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है वाटर को पुश करने के लिए टूवर्ड्स द स्मॉल हाइट ऑफ स्टेम। तो स्टेम में आपको पहुंचाने के लिए रूट प्रेशर की जरूरत है। बट आप एक पॉइंट देखेंगे आपकी एनसीईआरटी में भी कि रूट प्रेशर ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। किसी भी प्लांट में जो वाटर की नीड्स है उसे पूरा करने के लिए जो मेन आपका प्रोसेस है वो है ट्रांसपिरेटरी पुल।
तो एक बार रूट प्रेशर क्रिएट होता है जो हेल्प करता है सॉइल से वाटर को रूट में लाने के लिए और रूट से स्टेम में पहुंचाने के लिए, बट इसे और ऊपर ले जाने के लिए आपके प्लांट पार्ट में ट्रांसपिरेटरी पुल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब रूट प्रेशर कैसे डेवलप हुआ उसे देखने के लिए अगर आप किसी प्लांट की स्टेम को कट करते हो और उसके एक तरफ से आप टाई कर देते हो तो आप देखोगे कि जिधर आपने टाई किया है वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाएंगे जो कि वो स्मॉलर वेन से, जाइलम वेन से निकल के बाहर आ रहे हैं। तो ये जो वाटर लॉस है इन द लिक्विड फेज इज नोन एज ग्यूटेशन। तो इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग जब इवेपोरेशन लो होता है एंड एक्सेस ऑफ वाटर कलेक्ट हो जाता है, आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाती हैं आपकी ओपनिंग्स ऑफ वेन्स नियर द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एंड लीव्स ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स। वो जो ओस की जिस तरह वो जो पानी बाहर आ जाता है तो वो क्या है, लॉस ऑफ वाटर है और इस प्रोसेस को हम ग्यूटेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन के बारे में हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि लॉस ऑफ excess water from aerial part of plant is known as transpiration। तो ट्रांसपिरेशन जब होता है तो वो एक तरह का प्रेशर क्रिएट करता है आपकी लोअर प्लांट बॉडी में जिससे रूट प्रेशर कंटिन्यूअसली रीएस्टैब्लिश होता रहता है। क्योंकि रूट प्रेशर कब डेवलप होगा, जब ऊपर से जितना पानी इवेपोरेट होगा तो प्लांट बॉडी में पानी की कमी होगी, तो प्लांट बॉडी जो है वो डायरेक्ट करेगी रूट्स को कि और पानी एब्जॉर्ब करो, तो रूट्स में फिर रूट प्रेशर डेवलप होगा। तो ये जो रूट प्रेशर है ये बार बार रीएस्टैब्लिश होता रहता है विच इज डिपेंडेंट ऑन ट्रांसपिरेशन। तो इसे ही हम ट्रांसपिरेटरी पुल कहते हैं। प्लांट का जो एरियल पार्ट है वहां से वाटर लूज हो रहा है बाय ट्रांसपिरेशन, तो नीचे प्रेशर डेवलप हो रहा है रूट प्रेशर जिससे सॉइल से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें वाटर राइज होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेटरी पुल जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन, जो किससे जनरेट हुआ, बाय ट्रांसपिरेशन या लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटल पोर्स। हमें पता है स्टोमेटा आपके क्या है, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स दैट हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। तो इसे हम कहते हैं कोहेशन टेंशन मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, जिसमें जो वाटर प्रेजेंट है आपका जाइलम में इट इज पुल्ड एज अ सिंगल कॉलम फ्रॉम द स्टेम। आपके प्लांट के लिए जो भी पानी की नीड्स है वो इन दोनों ही प्रोसेस से कंप्लीट होती है। रूट प्रेशर नीचे डेवलप होगा, पानी प्लांट के अपर पार्ट में आएगा, जो पानी यूज होगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और जो नहीं हुआ वो ट्रांसपिरेटरी लॉस से बाहर चले जाएगा, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, जिससे वापस एक प्रेशर जनरेट होगा इंटरनल, जिससे आपकी रूट्स और पानी को एब्जॉर्ब करेंगी और फिर ट्रांसपिरेटरी पुल जो है या कोहेशन टेंशन मॉडल की हेल्प से आपका जो पानी है वो वापस प्लांट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होगा। तो ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट, और ये कहाँ से होता है, स्टोमेटा से। आपके स्टोमेटा स्मॉल पोर्स हैं जो आपकी लीव्स में प्रेजेंट है, ये हेल्प करते हैं वाटर को लॉस करने के लिए थ्रू ट्रांसपिरेशन, जो एक्सेस वाटर है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जैसे मैंने आपको बताया गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो जो स्टोमेटा ओपन और क्लोज कब होता है ये भी डिपेंड करता है कि प्लांट में जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो किस तरह से, क्योंकि प्रीवियसली हमने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखा था आपके एनाटॉमी चैप्टर में, और इसके अलावा हमें ये पता है अभी कि जो सेल है वो आपका टर्जिड, प्लाज्मोलाइज्ड या फ्लैसिड, इन 3 कंडीशन में हो सकता है। तो 2 कंडीशन है जब आपका स्टोमेटा ओपन रहेगा और ट्रांसपिरेशन होगा, स्टोमेटा क्लोज रहेगा और ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। तो आपका जो स्टोमेटा है वो कब क्लोज रहेगा, जब आपके सेल ने, स्टोमेटल सेल ने वाटर लूज कर दिया, प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, तो आपका ये जो क्रीसेंट शेप गार्ड सेल्स होते हैं, ये क्रीसेंट शेप गार्ड सेल्स होते हैं, ये आपके स्टोमेटल ओपनिंग को बंद कर देते हैं। नेक्स्ट आपका जो स्टोमेटा है वो कब ओपन होगा, जब आपका सेल टर्जिड होगा, तो स्टोमेटा ओपन होगा और तभी ट्रांसपिरेटरी लॉस होगा। तो जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है वो ऑब्वियसली कंट्रोल हो रहा है बाय सम आयंस, जैसे कि पोटेशियम आयंस हो गए, प्लस आपके माइक्रोफिब्रिल्स हैं जो प्रेजेंट है इन द वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स।
सेल्यूलोस माइक्रोफिब्रिल्स हैं जो रेडियली अरेंज्ड हैं रादर देन लॉन्गिट्यूडनली, जो हेल्प करता है स्टोमेटा को ओपन करने के लिए। यहाँ पे लिखा है जब आपके गार्ड सेल वाटर को लूज कर देंगे तो वो फ्लैसिड हो जाएंगे और आपका स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। हमने एनाटॉमी में पढ़ा कि डाइकोटिलिडन प्लांट में डॉर्सी वेंट्रली जो है आपका स्टोमेटा लोअर सरफेस पे ज्यादा प्रेजेंट है और मोनोकॉट्स में दोनों सरफेस पे एडेक्सियल एंड एबेक्सियल दोनों सरफेस पे इक्वल अमाउंट ऑफ आपके स्टोमेटा प्रेजेंट है इन केस ऑफ मोनोकॉट्स। तो ट्रांसपीरेशन अफेक्ट होता है बाय सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, क्योंकि ट्रांसपीरेशन उन प्लांट्स में ज्यादा होगा जहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है और जितनी नीड नहीं है पानी की, तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो लूज हो जाएगा। अब ऐसी जगह जहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत हाई है, पानी की कमी है, तो वहां पे स्टोमेटा मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोज रहेंगे डे टाइम में और रात को ही वो ओपन होंगे ताकि जो ट्रांसपीरेशन लॉस हो वो कम हो, जैसा कि आपके कैक्टस के केस में होता है, आपके डेजर्ट प्लांट्स में होता है। तो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और है जैसे कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा अपर पार्ट ऑफ लीफ में प्रेजेंट है या लोअर में प्रेजेंट है, स्टोमेटा कितने टाइम के लिए ओपन रहता है, वाटर स्टेटस क्या है प्लांट का, कितना पानी मिल रहा है, और कैनोपी स्ट्रक्चर कैसा है, क्या प्लांट जो है आपका वो ट्री है, हर्ब है, श्रब है, वो कौन से स्ट्रेटा को बिलोंग करता है। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.